एवरीवन, हाउ आर यू टू ऑल। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट को लेकर। सीटेट काफ़ी सारे बच्चों का हो सकता है कि कहीं बॉर्डर लाइन से नीचे मार्क्स हैं, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, तो हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम को पता है कि सीटेट का जो लेवल है वो अप हो रहा है, तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सिलेबस क्या है, कंटेंट कहाँ से ले, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एमसीक्यू करना है नहीं करना, और हम प्रीवियस ईयर के पेपर कहाँ से देखें। तो ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और कुछ टिप्स होगी जो मेरी तरफ से होगी, वो आपके लिए बोनस टिप्स होगी। किस तरीके से हमें सीटेट पेपर को क्वालिफाइड करना है फर्स्ट टाइम, हाउ टू क्रैक, मतलब फर्स्ट टाइम पे ही सीटेट पेपर क्रैक करना है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट डिस्कस करते हैं कि सीटेट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे सीटेट 2026 की अगर बात करें तो हमने टारगेट बनाया हुआ होगा। काफ़ी सारे बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 82 मार्क्स जिसके हैं, या 82 से नीचे है, या किसी भी है, यानी कि अब 66 है, 56 है, या इससे भी डाउन है, उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो है। क्योंकि उन लोगों को थोड़ा सा टिप्स की ज़रूरत है। जो ऑलरेडी पास कर चुके हैं वो तो आगे के लिए अपना अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है सीटेट पेपर 2 के बारे में बता रही हूँ। स्मार्ट स्ट्रेटेजी कैसे अपनानी चाहिए। सबसे पहला तो हमें सभी को पता होना चाहिए कि जो भी सिलेबस दे रखा है, जो भी हमें पैटर्न दे रखा है, उसको समझना है। ठीक है, चाहे अगर 150 मार्क्स का पेपर है तो 150 अंक ही तो चाहिए। 150 अंक में से भी हमें कितने मार्क्स चाहिए? 90 मार्क्स फॉर दी जनरल कैटेगरी। अगर हम जनरल कैटेगरी के तो 90 मार्क्स चाहिए। अगर SC ST कैटेगरी के लिए देखिए, ST ST के लिए या OBC के लिए 82 मार्क्स चाहिए, यानी कि 55% मार्क्स, और इसमें 60 मार्क्स। ठीक है, 60% मार्क्स। ठीक है, अब आती है बात कि हमें सब कुछ पता है, फिर भी हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। सबसे पहला तो हमें सिलेबस भी पता है। सिलेबस ऑलमोस्ट बच्चों को पता भी होगा। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। सिलेबस को 2 भागों में बांटा जाता है, सबके पैटर्न अलग अलग होते हैं। सबसे पहला जो पैटर्न होता है अगर हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं तो पेपर 2 का ही डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे पेपर 2 की बात करें तो CDP पूछा जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट। लैंग्वेज 1 पूछी जाती है, उसमें 22 लैंग्वेज चूज़ करने का मौका दिया जाता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात करें तो हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ करके ले सकते हो। ठीक है, दिस इज़ योर चॉइस फॉर दी जो भी आपकी सब्जेक्ट कमांड अच्छी है उसी में। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। ये चीज़ के बाद नेक्स्ट आता है कि जो 60 मार्क्स का जो आपका पेपर होता है, 150 मार्क्स में 60 मार्क्स तो आपके SSC के ही होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने में। इधर से SST में से, अगर इधर SST है तो इधर गणित और विज्ञान है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 30 मार्क्स का होता है, ये भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट रोल पे करता है। आपको क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर टिप है, देखो मैं टिप्स बताई थी कि टिप्स ज़रूर दूँगी। यहाँ पे कमज़ोर क्षेत्रों को पहले चुनें। जैसे मान लीजिए मेरा CDP बहुत ही वीक है, सपोज़ मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मेरा नहीं है, एग्जांपल है, मेरा बहुत वीक है, तो मैं CDP को ही अपनी कमांड बनाऊँ ताकि वो एग्ज़ाम जो है मैं उसको समझ पाऊँ। CDP अगर मैंने सब समझ लिया तो 15 नंबर की आपकी मैथ्स में भी आएगी, साइंस में भी आएगी, और आपकी 20 मार्क्स तो SST में ही आएगी पेडालॉजी। उसके साथ ही लैंग्वेज 1 में भी 15 मार्क्स की आएगी। लैंग्वेज 2 जो भी चूज़ करोगे इसमें भी 15 मार्क्स। तो कितना बड़ा रोल पेडालॉजी का होता है अगर आप CDP को समझ लोगे। तो CDP का जिसने समझ लिया, काफ़ी सारा सिलेबस तो ऐसे ही कवर हो गया। तो इसलिए सबसे वीक पॉइंट को चूज़ करो, और जिसका भी वीक पॉइंट में CDP लगता है तो उसको कंसेप्ट को पढ़ो। रटना नहीं है, नोट कहते हैं ना, रटना नहीं है, रोट नहीं करना, चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है कंसेप्ट को। अगर कंसेप्ट नहीं समझ रहा है, 1 बारी 2 बारी 3 बारी बार 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 चीज़ों को समझो और पढ़ो। नियमित कहते हैं ना, लगातार करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, बसरी आवत जात के सिर पे पड़े परात। यानी कि अगर हम बार बार किसी चीज़ पर, जब कुम्हार कोई चीज़ बनाता है या किसी भी चीज़ को हम बार बार अभ्यास करते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में जाती ही जाती, गहन करती ही करती है। तो इसलिए नियमित रूप से अभ्यास करें, अपने वीक पॉइंट को चूज़ करें और अपनी नियमित रूप से प्रैक्टिस करिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपकी जो टिप्स है, ये मेरा 100% है, क्योंकि ये चीज़ फॉलो होती है। ठीक है, और आगे ये चीज़ होगी भी होगी। चलो नेक्स्ट स्लाइड के है, नेक्स्ट टिप्स की तरह। ठीक है,
सिलेबस ऑलमोस्ट अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ शॉर्ट में ही। ये पेपर 1 और पेपर 2 का ही बता रही हूँ। ऑलमोस्ट फरवरी मंथ का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वहाँ से ही मैंने स्क्रीनशॉट करके लिया है। यही सिलेबस होता है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडालॉजी, मैथमेटिक्स कंपलसरी, इन्वायरमेंट लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, 30 मार्क्स, 150 मार्क्स, जो आपको पेपर 1 और पेपर 2 में दिखते हैं। इसी तरीके से आपका लिखा होता है। यहाँ पे सारी चीज़ें होती है। जो लैंग्वेज होती है वो आपकी 22 यानी कि 20 लैंग्वेज होती है। 20 लैंग्वेज में से ही आपको कोई भी 2 लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। ठीक है, ये सीटेट के पेपर में ये फॉलो करना होता है। और बता दूँ यहाँ पे खुद मेंशन कर रखा है कि जो भी आपका जो टेस्ट होता है, वो जो सिलेबस दिया होता है वो सिलेबस 1st to 5th NCERT बेस होता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, तो ये बता दूँ कि सिलेबस जो होता है सब कुछ आपको NCERT बुक से ही फॉलो करना है। पेपर 2 की बात करूँ तो पेपर 2 में भी जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया था, बेसिकली 30 मार्क्स, 60 मार्क्स मैथमेटिक्स और ये यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड होता है कि मैथमेटिक्स और सोशल साइंस में क्या होती है। अकेला सोशल साइंस जो होता है 60 मार्क्स होता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स आती है, प्लस पेडोलॉजी सेक्शन आता है। लेकिन यहाँ पे जो अलग अलग होते हैं, 30 मार्क्स की आपकी मैथ्स होती है, 30 मार्क्स की आपकी साइंस होती है, और बाकी लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है जिट इज़ अ वेरी वेरी कंपल्सरी फॉर द एग्ज़ाम। और यहाँ पे भी आपको दे रखा है, यहाँ पे भी 22 लैंग्वेज नहीं होती, 20 लैंग्वेज होती है, जिसमें आपको चूज़ करना होता है। इन 20 लैंग्वेज में से आप कोई भी लैंग्वेज जो भी आपको बेसिकली आती है वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन कर रखा है साफ स्पेशली फॉर दी 6 to 8 क्लास NCERT बुक्स को फॉलो करिए। ठीक, ये ऑलरेडी इन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है। जो आपका पेपर होता है वो बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश में होता है। ठीक है, ये मेन बात बताना आपको बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड टिप्स मैंने आपको बता दिया सिलेबस। उसके बाद आता है कि अगर आपने सिलेबस भी पढ़ लिया, कंटेंट भी पढ़ लिया, सब कुछ भी पढ़ लिया, लेकिन हमने अभी तक क्या नहीं किया, हमने क्या मिस कर दिया, तो आपने प्रीवियस ईयर के पेपरों को और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना बिल्कुल ही मिस कर दिया। तो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। प्रीवियस ईयर में हमें क्वेश्चन के जो तरीके होते हैं, जो जिस तरीके से एग्जामर आपसे क्वेश्चन पूछता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है एग्ज़ाम को क्रैक करने में। और मॉक टेस्ट तो हम तभी लगाते हैं ना जब हमारा सिलेबस सारा कवर हो जाता है। हमें अपने देखना है कि जो भी हमें सिलेबस दिया गया है उसमें हमारे मार्क्स कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं। इसी से ही हमें लेवल का पता चलता है। हम डेली एक हम सोचते हैं हमें टारगेट बनाना चाहिए। अगर हमारे पास 3 मंथ है तो 2.5 महीने के अंदर अंदर मुझे सिलेबस अपना कवर करना चाहिए। 15 डेज़ मुझे अपनी प्रैक्टिस पेपर को देना चाहिए, चाहे प्रीवियस ईयर को, चाहे MCQ पेपर, जो भी आपके पेपर है उसको देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसी से ही आपके जो परीक्षा पैटर्न को समझने में, समय स्पीड बढ़ाने में, ठीक है, सुधार करने में बहुत ही मदद करेगा, बहुत ही हेल्प करेगा। क्योंकि टाइम टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्पीड यानी कि स्पीड की एक्यूरेसी कितनी है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपके क्या होगा, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी विषय में पकड़ बनेगी, साथ ही आत्मविश्वास होगा। मुझे लगता है मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आया था जब मैंने सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करा था। मैं एक बार नहीं, मैं 2 बार नहीं, मैं बार बार प्रैक्टिस करती थी। मेरे मार्क्स हमेशा डाउन जाते थे, मेरे 100 से ऊपर बनते ही नहीं थे। मैं बार बार डाउन हो जाती थी, मेरे 90, 96, 86 इतने आते थे। फिर धीरे धीरे मैं डेली हर एक टॉपिक पे 2-2 दिन, मैंने एक दिन में 2 पेपर भी दिए हैं। तो इसलिए डीमोटिवेट होने की जगह अपने सब्जेक्ट में जो वीक पॉइंट है उसमें कमांड बनाइए, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट इतना अप हो जाएगा कि आपको लगेगा हाँ अब तो मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। तो आपके 100+ मार्क्स भी आसानी से आ सकते हैं, और 101% आते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने सटीक और कितने सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, यानी कि तेज और सटीक दोनों इंपॉर्टेंट रोल करता है। ये टिप्स नंबर मेरी 3 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमें समझना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट स्लाइड है आप सभी के लिए। सीटेट पेपर के लिए अब पेडोलॉजी का क्या रोल होता है। पेडोलॉजी मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि सीटीबी कर लिए तो पेडोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। पेडोलॉजी शिक्षण आधारित धारणाओं से मजबूत बनाए, उसको प्रैक्टिकल बेस सोचे। प्रैक्टिकल बेस मतलब यानी कि कोई भी एग्जाम्पल दिया, सपोज मैंने अगर पियाजे की कोई थ्योरी पढ़ी है तो पियाजे की थ्योरी में मैं क्या एग्जाम्पल अप्लाई कर सकती हूँ, क्या क्या चीज़ें सोचो, उसको डीपली सोचो। ये चीज़ें आपकी, और रियल लाइफ बेसिस क्वेश्चन करो, और साथ में चाइल्ड सेंटर बेस, चाइल्ड को ध्यान में रखते हुए, यानी बच्चे को अपने ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें सोचनी है। शैक्षिक अवधारणा,
अवधारणाओं को वास्तविक कक्षा में प्रदर्शित, मतलब जो भी आपकी कक्षा में पढ़ा रहे हो या नहीं पढ़ा रहे, रियल बेस्ड सिचुएशन को सोचो। यही पेडोलॉजी बुक्सों में समझाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, पूछताछ आधारित अधिगम आता है, जिसमें बेहतर समझ आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट करो। कांटेक्ट मतलब कोई भी आपका ऐसा फ्रेंड होगा या होगा, उसे बातचीत करो कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, क्या इससे कोई एग्जांपल बन सकते हैं या इससे कोई एग्जांपल तैयार हो सकते हैं, आपस में डिस्कस करो। हाँ, ये हो सकता है, क्या पता उसकी समझ आपसे समझ से थोड़ी ज़्यादा। अपने आप को किसी से कम भी मत समझो और सामने वाले से इतना समझो, सामने वाले की बात को समझो। अगर वो तुम्हें समझाना चाहता है तो उसके वे में हो सकता है कि वो आपकी क्लियर करे, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद इसकी समझ बढ़ती है, इसमें परीक्षाओं में प्रश्नों को हल करने में मदद मिलती है। ये मेरे खुद के पॉइंट्स है, तो इसको ध्यान में रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं किसी टेक एग्जाम को क्रैक करने में। काफ़ी सारे लोगों को यह चीज़ें नहीं पता है, ठीक है। पेडोलॉजी सेक्शन को बहुत ही निगलेक्ट मत कीजिए, इंपॉर्टेंट रोल होता है पेडोलॉजी सेक्शन का। और इस एग्ज़ाम में पेडोलॉजी सेक्शन को समझ लिया, वो सब कुछ समझ लिया, बाकी आपका तो कंटेंट ही बचा जो आपके पास ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक से फॉलो करना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो लास्ट मेरा बोनस टिप होगा आप सभी के लिए। सबसे पहले बोनस पॉइंट हमेशा होना चाहिए हर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है मेरी रिवीजन होनी चाहिए, मल्टीपल चॉइस में मेरी रिवीजन होनी चाहिए, मल्टीपल चॉइस में एमसीक्यू करनी चाहिए, मल्टीपल चॉइस में एमसीक्यू, प्रीवियस के पेपर। और स्पीड जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है। अगर आपने स्पीड नहीं बढ़ाई तो कहीं ना कहीं आपके जो सर्कल फील करते हो ना, जो ऑफलाइन में, वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। घबराहट में, बेचैनी में वो एक की जगह दो लग जाते हैं, तो ऐसा ना करें। तो इसलिए ऑलरेडी अपने आप को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, जो भी आपके 3 घंटे का टाइम होता है उसमें रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट लगाइए। टारगेट सेट कीजिए कि मुझे इसी टाइम पर अपना पेपर करना है। मैं एक पोर्शन को यानी कि सीटीपी को कितना टाइम दे रही हूँ, और भी सब्जेक्ट है उसको कितना टाइम दे रही हूँ। यहाँ पे मैं बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं शाम को किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रही हूँ तो उसका प्रदर्शन एनालाइज़ कीजिए कि मेरे कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और कितने सही हो रहे हैं, और जो गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं, कहाँ कमी रह गई है, तो उसको पूरा दोबारा से रिवीजन कीजिए। लक्षित रिवीजन बोलते हैं इसको। और अपने दैनिक दिनचर्या परीक्षा के लिए तनाव को कम कीजिए, क्योंकि एंड टाइम पे आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई हो जाता है, जिससे घबराहट होती है, बेचैनी होती है। और स्मरण शक्ति को तेज़ कीजिए। अगर आपको एक टिप्स और देना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्मरण शक्ति तेज हो, तो मुश्किल से 15 या 20 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए। उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा होता है, आपकी चीज़ों की जो एक्यूरेसी होती है माइंड की, वो बहुत सटीक होती है, शार्प होती है, और आपका माइंड रिलैक्स होता है। जितना रिलैक्स होगा उतनी चीज़ों को समझोगे, जितना टेंस लोगे उतनी चीज़ें गड़बड़ होगी। और एक और पॉइंट्स यहाँ पे देना चाहती हूँ कि बोनस पॉइंट में आपको दे रही हूँ तो बहुत सारे मेरे पास माइंड में हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे बहुत सारी किताबें इकट्ठी मत कीजिए। मेरे को तो लगता है कि आपने यहाँ से भी ले लिया, वहाँ से भी ले लिया, कहीं से भी मत लीजिए। ऐसी बुक्स लीजिए जो आपको समझ में आए, आपको अंडरस्टैंडिंग यानी कि उस सब्जेक्ट को समझ आए। ये नहीं कुछ भी बुक्स उठा ली और पढ़ने लग गए, नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करिए अपने साथ। अपने समय को बहुत ही इम्पोर्टेंट रखिए, टाइम दीजिए। आपने जितने भी टॉपिक्स करे हैं या करने जा रहे हो या पढ़ने जा रहे हो, प्लीज़ एक ही बुक से पढ़िए। उसमें देखिए कि सारे टॉपिक कवर हो रहे या नहीं हो रहे बस, और जिसकी लैंग्वेज आपको ईजी लगती है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स है सीटेक को लेकर। और बात रही पीवीसी के पेपर के लिए, पीवीसी के पेपर में सीटेक की वेबसाइट पर सारी चीज़ें अवेलेबल है, प्लस आंसर की भी अवेलेबल है। एक्सप्लेन नहीं है बट सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करोगे तो मैं वो भी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अगर आप मार्केट में बुक्स देखोगे तो पर्टिकुलर बुक्स बहुत सारी है। मैं यहाँ पे किसी बुक्स का रिव्यू नहीं कर रही, किसी बुक्स के बारे में नहीं बता रही, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो एनालाइज़ किया है, मैंने सबसे पहले तो अपना कंटेंट को, जो भी कंटेंट था वो मैंने हैंड रिटन नोट्स में बनाए थे, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। और शॉर्ट नोट से मुझे क्या हो गया था, मुझे एक रिवीजन करने में टाइम मिल गया था, ठीक है। वो मेरे लिए बस प्लस पॉइंट था। और जो भी मेरे पास कंटेंट थे, मेरे पास एसएसटी के लिए मुझे पता है मुझे एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है तो पढ़नी ही है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे सिविक्स हो। मुझे सीडीपी के लिए पर्टिकुलर बुक्स तो कोई है नहीं मार्केट में कि मैं इसमें से पढ़ लूँ, लेकिन मेरे पास कितनी बुक्स जो थी सफिशेंट थी। मेरे पास 1 या 2 बुक्स थी जो मैंने उसे अच्छी तरह डीपली 10 बार पढ़ा, और उसको समझने के लिए मैंने यूट्यूब चैनलों को फॉलो लिया। और मैं पर्टिकुलर किसी चैनल का रिव्यू नहीं कर रही, मैं यहाँ पे सिर्फ यूट्यूब पर जो मुझे समझ में आता था, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग लगता था टीचर, मैंने किया। जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको मुझसे अच्छा लग रहा है तो मुझसे पढ़िए, आपको किसी और से अच्छा लग रहा है तो किसी और से, दिस इज़ योर चॉइस ना। तो आपको
समझना है आपने। जो भी एग्ज़ाम होता है सीटेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको समझना है, ठीक है। लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज में कुछ ऐसा तो आता नहीं है, पैसे जाते हैं उसी में ही आपके 15 मार्क्स बन जाते हैं अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो। हिंदी में तो काफ़ी सारे बच्चों के 29 और 30 आ जाते हैं आराम से। इंग्लिश में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि इंग्लिश कहीं ना कहीं बच्चों को वीक लगती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत चूज़ कर लीजिए, अदर लैंग्वेज 20 जो लैंग्वेज दी है उसमें से चूज़ कर लीजिए। तो ये सारे मेरे बोनस पॉइंट है, ये आपको एक सीटेट एग्ज़ाम में क्रैक करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करेगा। टाइम टेबल बनाइए, टाइम प्लानिंग बनाइए, जो भी आप पहले पढ़ रही हो एक दिन पहले ही अपने डायरी में नोट कर लीजिए। मैं हमेशा ऐसी करती थी, जो भी मैंने प्लानिंग बनाई हो डायरी में नोट करी, अगले दिन मैं उसी टाइम पर उसी तब इवन मैं टाइम भी लिखती थी कि कितने टाइम पर मुझे वो चीज़ पढ़नी है। तो ठीक है, यही चीज़ स्ट्रैटेजी अपनाइए, बहुत बच्चे अपनाते हैं, तो आप भी अपनाइए और आपका सीटेट एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। डोंट वरी, जो भी गवर्नमेंट जॉब में है या स्टूडेंट है या वर्किंग है, सीटेट एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो रहा तो डोंट वरी, आपका हो जाएगा। क्या है, हाउस वाइफ है, ठीक है, क्योंकि उनके पास टाइम की बहुत लिमिटेड होता है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। मेरे इस चैनल को फॉलो कीजिए, मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, यूपी टेक की भी क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि यूपी टेक का सिलेबस जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, प्लस आपका सीटेट की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हम सबसे पहले एसएसटी शुरू करेंगे क्योंकि एसएसटी का सिलेबस दोनों जगह वास्ट है, सीटेट में भी और यूपी टेक में भी, ठीक है। अगर ये वीडियो को जरा सी भी अच्छी लगे ना, तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को लाइक करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको इस टिप्स का इम्पोर्टेंस को पता चल सके और वो फॉलो कर सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।